साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अपन C3 प्लांट को पढ़ चुके, यानी केल्विन साइकिल पढ़ चुके, और हैच एंड स्लेक यानी C4 चक्कर को पढ़ चुके। लाइट रिएक्शन पढ़ चुके, डार्क रिएक्शन में दोनों आते हैं C3 C4, और एक और आता है जिसको बोलते हैं केम साइकिल या क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र। देखो, CAM क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल इसको बोला जाता है। क्रेसुलियन शब्द इसलिए काम में लिया गया क्योंकि ये अधिकतम क्रेसुलिएसी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा भी आपके आर्किडेसी, लिलिएसी सहित करीबन 26 फैमिली में केम साइकिल देखने को मिलता है। प्लांट्स की बात करें तो कुछ नाम आपको याद रह जाएं, जैसे आपके अगेव के प्लांट में, यक्का प्लांट में, अनानास में, नागफनी में केम चक्कर देखने को मिलता है। आगे बात करोगे, क्या याद रखोगे? ये मांसल पौधों में होता है केम साइकिल। मांसल को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सैक्युलेंट्स प्लांट। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जो मांसल पौधे होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह का दिमाग में आ जाएगा आपके। नागफनी को सोचो, थोड़ा सा मोटा मांसल प्लांट है। ऐसे जो प्लांट है, उन प्लांट के अंदर क्या होता है कि मीजोफिल की मात्रा क्या है? ज्यादा। और ये मीजोफिल जो है वो आपके म्यूकस या श्लेष्म युक्त होता है। मीजोफिल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है? श्लेष्म पाई जाती है, म्यूकस पाई जाते हैं। मीजोफिल सेल्स ज्यादा होती हैं, मीजोफिल सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर C4 की तरह बंडल शीत नहीं होती, केवल और केवल क्या है? मीजोफिल सेल्स ही होती हैं। किसके अंदर? आपके मांसल प्लांट के अंदर। इन मांसल प्लांट की और क्या खास बात है? इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वो साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और इन मांसल पौधों की क्या विशेषता है कि इसके अंदर जो स्टोमेटा है, जो रंध्र हैं, वो स्टोमेटा दिन के समय में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, और रात्रि के समय खुलते हैं। क्योंकि मांसल जो है, ये जो प्लांट है, ये क्या है कि ज्यादातर ऐसे एरिया में है जहां पर, जैसे मरुद्भिद प्लांट है, एक तरीके से मांसल पौधे मरुद्भिद प्लांट है, मरुद्भिद एरिया में होते हैं जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है। तो अगर दिन के समय में स्टोमेटा खुला तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा खत्म हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए दिन के समय में स्टोमेटा खुलना ही नहीं है, दिन के समय में बंद, और रात्रि के समय क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा, ये स्टोमेटा वाले में पढ़ेंगे अपन अच्छी तरह से। इस प्रकार के स्टोमेटा जो दिन के समय में बंद रहते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं, इस प्रकार के स्टोमेटा को टाइप को क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। तो अगर दिन में नहीं खुलेंगे और रात्रि में खुलेंगे तो प्लांट क्या करते हैं? इनमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे? रात्रि में क्या कर लेंगे? CO2 कलेक्ट कर लेंगे। रात्रि में CO2 कलेक्ट कर देंगे, कार्बोनिक एसिड के रूप में CO2 पड़ा रहेगा। कलेक्ट कर लिया कार्बोनिक एसिड के रूप में, और ये कार्बोनिक एसिड से CO2 है, फिर आपके दिन के समय में यूज कर लिया जाएगा इसका। वापस से डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या आ जाएगा? ये CO2, और CO2 से किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। CO2 से कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया जो है ना, वो आपके ये जो CO2 कलेक्ट करी, ये कब? रात्रि के अंदर। तो दो बातें आप यहां पर समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? अलग से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कि CO2 जो फिक्सेशन है इन प्लांट में, वो तो कब होता है? रात्रि में। और CO2 का अपचयन
व ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण ये कब होता है? दिन में। और दोनों के दोनों काम, CO2 का फिक्सेशन और CO2 का अपचयन, दोनों के दोनों काम कहां होते हैं? आपके एक ही प्रकार की सेल में, और वो सेल कौन सी है? मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं। दोनों काम कहां? एक ही सेल में। सेल कौन सी? मीजोफिल। बंडल शीत नाम की कोई स्ट्रक्चर यहां पर नहीं पाई जाती। ये मोटा मोटी बात यहां पर है कि कैम चक्कर किन में पाया जाता है? मांसल प्लांट में। मांसल पौधे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं। कैम चक्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रेसुलियेंसी फैमिली के अंदर अधिकतम पाया जाता है। क्या विशेषता होती है मांसल प्लांट की? मीजोफिल ज्यादा होता है, श्लेष्मा युक्त होता है, वैक्यूल्स बड़े होते हैं, स्टोमेटा दिन के समय में बंद रहते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। दिन के समय बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि दिन के समय में अगर होगा तो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, जिससे जो अंदर का पानी है वो वैसे ही मरुद्भिद में कमी होती है पानी की, और पूरा पानी उड़ जाएगा, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे क्योंकि पानी अंदर ही नहीं बचेगा। तो प्लांट क्या करते हैं? रात्रि के अंदर CO2 कलेक्ट कर लेते हैं, वो CO2 प्लांट सेल के अंदर चली जाती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर है, और दिन के समय में उसका डीकार्बोक्सिलेशन करके वापस उससे क्या बन गई? CO2 बन गई, कार्बोनिक एसिड के रूप में पड़ी रही, और ये CO2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अपचयन होने से क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से CO2 का फिक्सेशन तो रात्रि में, और CO2 का अपचयन व ग्लूकोज का निर्माण कैसे हुआ? वो आपके दिन के समय में कौन सी सेल के अंदर? केवल सिंगल सेल है वो काम करती है, और वो है आपके मीजोफिल सेल। एक थोड़ा सा समझ लो, जैसे मान लो मीजोफिल सेल है और बात आ रही है रात्रि के समय की, डार्क की, अंधेरे की। कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर गई, वही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कैच करता है। करने के बाद क्या बनेगा? प्रथम उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, पेप कलेक्ट करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ। ऑक्जेलिक एसिड से क्या बना? यहां पर मेलेट का निर्माण हुआ। ये मेलेट जो यहां पर बन के पड़ गया, ये मेलेट अब किस में हो जाएगा? आपके वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल में कलेक्ट हो जाएगा, वैक्यूल में कलेक्ट हो जाएगा। पहले कुछ समय के लिए आपके कार्बनिक रूप में, उसके बाद में इसका यूज हो जाएगा पेप के द्वारा। पेप किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये वैक्यूम के अंदर, वैक्यूल के अंदर, रिक्तिका के अंदर क्या हो गया? कलेक्ट हो गया। ये किसकी बात है? ये रात्रि की बात है। अब दिन के समय, डे में, ये वैक्यूल से निकल के कौन? मेलेट। ये मीजोफिल सेल की बात है। ये दोनों डायग्राम किसके हैं? मीजोफिल सेल्स के ही हैं। ये मेलेट है, वो कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने से CO2 और इसका किसका निर्माण हो जाएगा? पाइरुवेट का। ये CO2 फिर कहां चला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में जाकर क्या करेगा? आपको पता ही है, वही केल्विन साइकिल, और अपने को जो इसको प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पर स्टार्च में। स्टार्च क्रॉस कर जाएगा रात्रि के समय, दिन में स्टोर हो गया स्टार्च के रूप में, दिन में, रात्रि में फिर स्टार्च क्या होगा? यहाँ से कन्वर्ट हो गए, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट वापस से CO2 को क्या कर लेगा? फिक्स कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो CO2 का फिक्सेशन यहाँ पर हो रहा है रात्रि के समय में, और यहाँ पर जो ग्लूकोज का निर्माण होगा इस प्रोसेस के द्वारा, वो होगा क्या? दिन के समय में। इस प्रकार से जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। ये छोटा सा प्रोसेस किसका है? आपके केम चक्कर का है, क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म का। तुरंत इसका अगर निर्माण नहीं होता, मेलेट का वैक्यूल में कलेक्ट नहीं होता, उस समय तक जो ऑक्जेलो एसिड का निर्माण नहीं होता, उस समय तक क्या है? ये आपके CO2 पड़ा रहता है किस? कार्बोनिक एसिड के रूप में, SCO3 आयन के रूप में यहाँ पर कलेक्ट रहता है, और उसको फिर किस में कर लिया जाता है? पेप के द्वारा कैच करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो ये एक तरीके से C4 चक्कर के जैसे ही समानता सा दिखा रहा है, पर यहां पर बंडल शीत नहीं है, ये इसके अंदर और C4 चक्कर के अंदर एक अंतर हो गया। अब साथ साथ में एक टॉपिक और ले लेते हैं जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अगला टॉपिक है अपना फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। देखो इसको, फोटो रेस्पिरेशन जो शब्द है वो आपके 1963 में
क्रोटकोव नामक वैज्ञानिक ने दिया। एक नंबर बात, कोई विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है। बारबर्ग के साथ में ओटो बारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1920 में क्या बताया? 1920 में यह बताया कि O2 की प्रेजेंस में, अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो O2 की प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो या मंद हो जाती है या बंद हो जाती है, ऐसा मान लो, एकदम रिटार्ड हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, संदमित हो जाती है, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये बात इसने बताई, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक आए थे ओरेगन तथा बोव, कब? इसके करीबन 51 साल बाद में 1951 में। इन्होंने क्या बताया कि अगर वातावरण में O2 तथा CO2 दोनों रूबिस्को के लिए कंपटीशन करते हैं, मतलब अगर O2 और CO2 दोनों हैं उपस्थित और O2 की मात्रा ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में जो रूबिस्को एंजाइम है वो आपके अगर ऐसा लिख सकते हो, अगर O2 की मात्रा ज्यादा है तो आपके जो रूबिस्को है एंजाइम वो कार्बोक्सिलेशन के बजाय ऑक्सीजनेज का कार्य करता है। नॉर्मल तो क्या काम है, रूबिस्को का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होती है एंजाइम की, तो क्या बोलते हैं उसको, इसी एंजाइम का पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया करता है। लेकिन अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो रूबिस्को क्या करेगा, CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। ये वाली बात आती है, बाइंड कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया होगी वो तो अपन बाद में देखेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया कर लेता है। अब आगे बात क्या याद रखनी है आपको, या यही बता दूं आपको, ये जो रूबिस्को है वो वातावरण में अगर O2 की मात्रा ज्यादा तो O2 के साथ जुड़ जाएगा, और जब रूबिस्को O2 के साथ जुड़ जाएगा तो इसके अंदर कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन कितने होते हैं आपके, 5 RUDP जुड़ेगा यहां पे, रूबिस्को तो एंजाइम है, RUDP या RUBP जिसको मानते हो, जिसमें 5 कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों को जुड़वा देगा। इस प्रेजेंस के अंदर क्या होगा कि 5 कार्बन यहां है, इसके पास कार्बन है, इसका मतलब 5 कार्बन का ही उत्पाद बनेगा। तो 5 कार्बन में एक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है 3 कार्बन वाला। नॉर्मली क्या बनते थे, यहां पर 2 बनते थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 चक्कर में आप देखते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि एक तो बन जाएगा और दूसरा उत्पाद क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपके फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण, जिसको ग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं। और ये ग्लाइकोलेट है, उसमें कार्बन कितने हुए, C2, 2 ही कार्बन है ना, क्योंकि 5 का टोटल बन रहा है, तो एक तो बन रहा है 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA प्लस ये बन रहा है साथ में, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो ग्लाइकोलेट बोलते हैं इसको। तो ग्लाइकोलेट में कार्बन कितने, 2, इसलिए इसको C2 चक्कर भी बोलते हैं, चक्कर, या इसको ग्लाइकोलेट चक्कर भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को C2 चक्कर या ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होगी। और इस चक्कर की जो स्टडी है, इसकी स्टडी को किया था किसने, डेकर तथा टीओ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब इस प्रकार का रेस्पिरेशन टाइप है, ये श्वसन टाइप है। हालांकि इसमें श्वसन टाइप होने के बावजूद भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ऐसा कह सकते हैं ये एक तरीके से हार्मफुल
हार्मफुल रिएक्शन है, नुकसानदायक अभिक्रिया है प्लांट के लिए। और इसका एक नाम और दे सकते हैं इसको दिया जा सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन भी बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको बोल सकते हैं। ये कुछ कॉमन बातें आती हैं। आगे देखो, अब फोटो रेस्पिरेशन है वो लाइट व डार्क दोनों की प्रेजेंस में होता है, मतलब इस रेस्पिरेशन को होने के लिए लाइट की विशेष आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसको होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लाइट है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। वही रेस्पिरेशन की तरह यहां पर O2 ली जाएगी, वह CO2 छोड़ी जाएगी। केवल और केवल C3 प्लांट्स में प्रेजेंट, और C3 प्लांट का ड्रॉबैक है और किसी प्लांट में नहीं होता, क्योंकि C4 प्लांट में इसलिए नहीं होता कि जो पेप्को एंजाइम है वो CO2 के साथ ही बंधुता दिखाता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी गई तो पेप्को एंजाइम को यह विश्वास नहीं है कि मैं किससे जोड़ दूं, किससे जुड़ जाऊं, ऑक्सीजन से जुड़ जाऊं। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी बढ़ गई तो पेप्को एंजाइम CO2 से जुड़ेगा, जबकि रुबिस्को एंजाइम जो होगा वो आपका किससे जुड़ जाएगा, आपके किसको जोड़ देगा, ऑक्सीजन को जोड़ देगा। अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है अगर CO2 की तुलना में, उस परिस्थिति के अंदर एटीपी का निर्माण इसके अंदर होता नहीं है। यह जो प्रक्रिया है कंप्लीट इन 3 सेल ऑर्गेनेल, यह बढ़िया प्रश्न है। जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया 3 कोशिकांगों के अंदर पूर्ण होती है, जिसको बोलते हैं CPM। CPM, C का मतलब यहां पर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, P का मतलब यहां पर पेरोक्सिसोम, और M का मतलब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 कोशिकांगों के अंदर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्यों होगी है? जब अगर क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग है उसके अंदर क्या हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए कोमा हाई O2 हो जाए तथा लो CO2 की कंसंट्रेशन होने पर क्लोरोप्लास्ट में टेम्परेचर बढ़ जाए, O2 की मात्रा ज्यादा हो जाए और CO2 की मात्रा कम हो जाए। ऐसी परिस्थिति में मतलब वातावरण के अंदर मात्रा ज्यादा है और वो ले ही रहा है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में किसी कारण से किसकी मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। उस परिस्थिति के अंदर यहां पर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब जो क्लोरोप्लास्ट जहां प्रक्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट का एनवायरनमेंट में क्या हो जाए, हाई O2 हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए और लो CO2 हो जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हो जाता है, प्लांट फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने लग जाते हैं। केवल और केवल C3 प्लांट, C4 में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। नॉर्मल सा देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तो, अगर ये कंडीशन घट जाए तो जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, CO2 आती है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन आती है एनवायरनमेंट से, यहां पर ये क्या है RUDP, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में इससे जुड़ गई। जुड़ने से क्या बनेगा यहां पर ग्लाइकोलेट, ठीक है, ये ग्लाइकोलेट क्रॉस कर जाएगा, कहां जाएगा, जाएगा आपके पेरोक्सिसोम में। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये ग्लाइकोलेट यहां चला गया, यहां पर ये बीच में एक उत्पाद और बनेगा, उसके आधार पर एक ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइसिन है, इसको क्रॉस करते हुए कहां पहुंच जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया ग्लाइसिन। यहां पर किस में निर्माण हो जाएगा, इसका सेरीन के अंदर निर्माण हो जाएगा। ये सेरीन क्रॉस कर जाएगा इसको, सेरीन क्या करेगा, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ग्लिसरेट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वापस
RUDP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया, तीन के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो दो कोशिकांग तो वैसे ही आवश्यक हैं और इनकी मध्यस्थता के लिए जरूरी है यहाँ पर पेरोक्सिसोम कोशिकांग। तो तीन कोशिकांगों के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। आपके फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित क्या क्या इसके 2 3 4 नाम अलग अलग हैं वो याद रखना। उत्पाद क्या बनता है यहाँ पर, C2 बनता है, कार्बन 2 का बनता है ग्लाइकोलेट, वो याद रखना, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। किन कोशिकांगों में पूर्ण होती है वो याद रखना है। किन प्लांट में होती है, C3 में या C4 के अंदर या केम के अंदर, किन के अंदर होती है, C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। किन परिस्थितियों में होती है वो याद रखना है, हाई टेम्परेचर हो, लो CO2 हो और हाई O2 हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसा करके क्या ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, दोनों कंप्लीट कर लेंगे। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 2 टॉपिक बचते हैं आपके, उनको अपन अगले वीडियो में, अगले 2 वीडियो में लेके आएंगे। जल्दी इसको पूरा करेंगे, फिर अपन रेस्पिरेशन वाली यूनिट शुरू करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे अपन, देखते हैं आपके क्या मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।